गुड आफ्टरनून। भारतीय इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। आज के टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। दरअसल इतिहास एक लंबी यात्रा की कहानी होती है। इतिहास में हम लोग कई पड़ावों से गुजरे हुए मानवता की कथा को जानते समझते और पढ़ते हैं। यह कई चरणों से होकर गुजरता है। ऐसे मोटा मोटी हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन अगर भारत के इतिहास की बात की जाए तो भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो विकास हुआ है वह भी फिर एक लंबी घटना के रूप में हुआ है, जिसमें बहुत सारे कालखंड और बहुत सारे पड़ाव भी समाहित हैं। आज की क्लास का विषय वस्तु है प्राचीन भारत के इतिहास का विकास। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का विकास। प्राचीन भारत के इतिहास का विकास। प्राचीन भारत के इतिहास का विकास। तो इस जो विकास का कालखंड है इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल। इस विकास के कालखंड को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। यह जो विभाजन हुआ है इतिहास का, 3 भागों में जो विभाजन हुआ है, चैप्टर का नाम भारतीय इतिहास कर देते हैं सब्जेक्ट का, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। तो ये जो विभाजन किया गया है प्राचीन भारत के इतिहास को विकास के कालानुक्रम के आधार पर, तो इसके विभाजन का आधार है अध्ययन के स्रोत, यानी पूरा तात्विक और साहित्यिक स्रोत। इन स्रोतों की उपलब्धता और इनका डिसाइफरिंग, इसके आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए जो प्रागैतिहासिक काल है इतिहास का, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस कालखंड से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम लोग पूरी तरह से पूरा तात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पूरा तात्विक स्रोतों पर ही हम लोग निर्भर रहते हैं। पता नहीं लोग पढ़ना लिखना जानते थे कि नहीं, लगता है नहीं जानते थे, क्योंकि अगर जानते होते तो कहीं तो उसका कोई साक्ष्य प्रमाण मिलता, लिपि का, भाषा का, रचनाओं का, साहित्यिक स्रोतों का कुछ तो, लेकिन कुछ कहीं प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि उस समय भाषा और लिपि का, सुव्यवस्थित लिपि और भाषा का विकास नहीं हुआ होगा। कोई स्रोत हम लोगों के पास है भी नहीं। हम लोग पूरी तरह से पूरा तात्विक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इस काल से संबंधित
कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। हम लोग पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस कालखंड से संबंधित हम लोगों के पास कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। हम लोग पूरी तरह से लिखित स्रोतों पर ही निर्भर हैं। अगर समझना हो कि इस काल से संबंधित कोई विशेष यदि कालखंड हो तो इसको हम लोग मोटा मोटी पाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को एक और नाम से जाना जाता है, इसको पाषाण काल कहा जाता है। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसे प्राक इतिहास भी कहा जाता है। इसे प्राक इतिहास भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को या इतिहास को प्राक इतिहास भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ आधा इतिहास, पूरा इतिहास नहीं। मतलब कि पुरातात्विक स्रोत तो हैं ही, उनसे संबंधित साक्ष्य और प्रमाण तो है ही, उपकरण, हथियार, औजार, बर्तन, ये सब तो हैं ही हम लोगों के पास जानकारी प्रदान करने के लिए। और साथ ही साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन उन साहित्यिक स्रोतों से हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या उनका संदेश था, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कह सकते हैं इस काल से संबंधित साहित्यिक स्रोत तो हैं, तो उपलब्ध हैं, किंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। किंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसको डिकोड नहीं किया जा सका है, उसे समझा नहीं जा सका है। और पूरा तात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हैं, पूरा तात्विक स्रोत उपलब्ध है। पूरा तात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत हम लोग सिक्के, मूर्तियां, भवन, माने भवनों के अवशेष, सील, बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हम लोगों को मिली हैं। ये सब चीजें जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चीजें हम लोगों को मिली थी। यहां भी अगर इसका उदाहरण देना हो एक शब्द में, तो हम लोग सैंधव सभ्यता का नाम ले सकते हैं। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता का नाम हम लोग ले सकते हैं। पाषाण काल, और ये हो गया सैंधव सभ्यता। तीसरा कालखंड जो है प्राचीन इतिहास का, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिकल एज कहते हैं।
और ये ऐसा कालखंड है, ऐतिहासिक काल वो है, हिस्टोरिकल एज ये है, हिस्टोरिकल एज। और ये है प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो ये ऐसा कालखंड है, ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिससे संबंधित हम लोगों के पास ऐतिहासिक स्रोत भी हैं, मेरा मतलब है साहित्यिक स्रोत भी हैं, और हम लोगों के पास पूरा तात्विक स्रोत भी हैं। तो कह सकते हैं इस कालखंड से संबंधित इस कालखंड से संबंधित साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, एवं पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ पुरातात्विक, इसमें पूरा और साहित्यिक स्रोत तो है नहीं, इसमें है साहित्यिक स्रोत, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और इसमें साहित्यिक स्रोत हैं और हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, जैसे वैदिक सभ्यता। तो तीन सभ्यताओं की, तीन कालों की बात हम लोग कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को ऐतिहासिक काल। आइए अब हम लोग, अच्छा अगर इसको भी कहना हो, अगर एज में बांटना हो मोटा मोटी, तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कह सकते हैं प्रारंभ से लेकर 3000 बीसी तक को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, प्रारंभ से लेकर 3000 बीसी तक। और अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो 3000 से लेके लगभग 1500 बीसी तक का कालखंड इसमें रखा जा सकता है। 3000 से लेकर के 1500 बीसी तक का कालखंड इसमें रखा जा सकता है। और अगर इसकी बात करें तो 1500 बीसी से लेकर अब तक का कालखंड रखा जा सकता है। वैसे वैदिक सभ्यता का कालखंड 600 एडी तक का ही माना जाता है, लेकिन हम लोग अभी उसको छोड़ देते हैं कब तक। लेकिन 1500 के बाद इधर की जो रचनाएं हैं, 1500 बीसी के बाद से रचनाएं जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। अब आइए हम लोग थोड़ी चर्चा करें प्रागैतिहासिक काल की, जिसको हम लोग पाषाण काल कह रहे थे। पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल अब हम लोग समझेंगे कि पाषाण काल किसे कहते हैं। तो जिस काल में पत्थर का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ, पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ। पत्थर के उपकरण, बर्तन, हथियार, औजार, मतलब जहां पर धातुओं का प्रयोग कम हुआ, पत्थरों का प्रयोग ज्यादा हुआ। और सभ्यता और संस्कृति पत्थरों से बहुत ज्यादा संबंधित थी।
विकास उस प्रकार से हुआ नहीं जीवन का और संस्कृति का, जिस प्रकार से हम लोग आगे चल करके लोगों के विकास की स्थिति को देखते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया पाषाण काल। अब ये पाषाण काल जो है इसको 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो 3 भागों में इसको बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 भागों में पाषाण काल को, पाषाण माने पत्थर, तो पत्थर का काल, पत्थर का युग, इसमें भी 3 भागों में बांटा जाता है। वही उपकरणों के आधार पर, जैसे पूरा पाषाण काल में बहुत अनगढ़ पत्थर होते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पत्थर से लोगों का परिचय नहीं था, बनाने का तरीका भी उतना सॉफिस्टिकेटेड नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल में थोड़ी रिफाइनमेंट आई, और नव पाषाण काल में फिर तो कहना ही नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे धारदार और छोटे उपकरण, हथियार बनने लगे, औजार बनने लगे, उसको नव पाषाण। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, ये इसका टेन्योर है प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक, और इसका 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक, और इसका टेन्योर है 5500 BC से लेकर 3000 BC तक। ये नव पाषाण काल का पीरियड हुआ। 3 पीरियड्स यहां पर हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का पीरियड है शुरू से लेकर के 10,000 BC तक, और इसका 10,000 से 5500 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म के पहले, और इसका कालखंड है 5500 से 3000 BC तक। 3 कालखंडों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। अब ये जो पूरा पाषाण काल है ना, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। ये पूरा पाषाण काल जो है इसको भी 3 भागों में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं, ये 3 काल कौन कौन से हैं। अभी इनको छोड़ देते हैं, इन पर फिर से लौट के आएंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ज्यादातर धरती जो थी, पृथ्वी जो थी, बर्फ से आच्छादित थी, बर्फ से आच्छादित थी। पृथ्वी बर्फ से आच्छादित थी पूरा पाषाण काल में। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है पूरा पाषाण काल को। एक को कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, इसको कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, और इसको कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल।
3 भागों में बांटा जा सकता है इसको, पूरा पाषाण काल को। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो टेन्योर था वो प्रारंभ से लेकर 1 लाख साल बीसी तक को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जहां तक मध्य पूरा पाषाण काल की बात है तो ये 1 लाख से बीसी से 40,000 बीसी तक के कालखंड को कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी तक के कालखंड को कहा जाता है। ये जो विभाजन किया गया है कालखंड के आधार पर, वो पुनः हथियारों और औजारों और उपकरणों की बनावट के आधार पर ही किया गया है। ज्यादातर सभ्यता का जो इतिहास है, कैसे कैसे उसकी रिफाइनमेंट हुई, कैसे कैसे लोग आगे बढ़े, ये जो पूरा पाषाण काल है और ये जो मध्य पूरा पाषाण काल है और ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसके विभाजन का जो ग्राउंड रहा है वो हथियार और उपकरण रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें निम्न पूरा पाषाण काल की, तो मुख्यतः ये जो है ये सोहन नदी घाटी में, इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, इसलिए कि सोहन नदी घाटी के इर्द गिर्द इसके साक्ष्य मिले हैं, पूरा तात्विक स्रोत ज्यादा मिले हैं उपकरणों और औजारों के, हथियारों के। वैसे तो पूरा पाषाण काल सोहन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी घाटियों में पली बढ़ी, लेकिन उसमें से इस यहाँ पर जो है ज्यादा मिली सोहन, इसलिए इसको सोहन नदी घाटी में, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति इसलिए कहा जाता है कि इस समय के जो औजार थे उसमें फलक बने होते थे। जैसे ये पत्थर है तो इसमें फलक, ऐसे एक आयाम निकला हुआ टाइप का, ऐसे पहले क्या होते थे, डायरेक्ट इसी तरह का होता था जैसे ही रिमोट दिख रहा है, लेकिन इसी में से कुछ फलक निकलने लग गया, इस तरह से इसको पतला किया जाने लगा, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और इसको ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। हथियारों उपकरणों के आधार पर इसको ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद, माने पाषाण काल के बाद हम लोग नहीं, पहले हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में चलते हैं। चलिए बैक आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तो समझ गए। मध्य पाषाण काल में जो हथियार और उपकरण हैं वो और भी सूक्ष्म होने लगे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो हथियार थे, उपकरण थे, ये और भी धारदार और सूक्ष्म होने लगे, इसलिए इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य एवं पशुपालन कार्य स्थापित हो चुके थे, इसलिए इसको कृषि संस्कृति और पशुपालन संस्कृति भी कहा जाता है। नव पाषाण काल को कृषि संस्कृति काल, कृषि काल और पशुपालन काल भी कहा जाता है। हालांकि कृषि और पशुपालन काल आगे भी जारी रहे, लेकिन चूंकि इसमें स्थापित हुए पहली बार अच्छे ढंग से,
इसके पहले लोग खाना बदोश जीवन गुजार रहे थे, यहां से वहां, वहां से वहां, इसलिए इसको इस प्रकार के नाम से नवाजा गया। इसमें यही कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करें मध्य पाषाण काल की और पूरा पाषाण काल की और नव पाषाण काल की, तो इसके संबंध में मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग आए और नव पाषाण काल में आए, ये पाषाण काल हो गया पूरा। अब हम लोग आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। ये तो पाषाण काल हो गया या प्रागैतिहासिक काल हो गया। अब हम लोग आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल जो है भारत का, प्राचीन भारत का जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां मानव अच्छी खासी तरक्की कर चुका था। यहां पर इंसान का जीवन एकदम उन्नत हो चुका था। आज की ही तरह मकान बनते थे, सड़कें बनती थीं, नालियां बनती थीं, व्यापार होते थे, और भी 100 तरह की चीजों का आविष्कार और खोज किया जा चुका था। लोग पूरी तरह से एक सभ्य जीवन जी रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता को आप हम लोग ले सकते हैं चर्चा में। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का ही उदाहरण है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ठीक से देखें तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि हैरत होता है, हम लोगों को हैरत होती है कि आखिर लोग इतने डेवलप्ड कैसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने उन्नत और डेवलप्ड कैसे थे, तो ये हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यही है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लोगों ने बहुत लिखा, सैंधव लोग भी लिखे हैं, लेकिन उनकी लिपि को हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर वो किस लेटर से क्या लिखना चाहते थे। दरअसल उनकी जो लिखने का जो मतलब लेटर था, वो थोड़ा चित्रात्मक था, पिक्टोरियल था। भाव और चित्र को मिला के लिखते थे, इसलिए कठिन हो रहा है उसे पढ़ना। हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसे। यही कारण है कि सैंधव सभ्यता जबकि इतनी उन्नत थी, बल्कि वैदिक सभ्यता से भी उन्नत रही थी कई मायनों में, लेकिन इसको आद्य ऐतिहासिक कालखंड में ही वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें तो शुरू शुरू में तो इसको भी नहीं पढ़ा जा पाया था ठीक से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी रचनाओं को, इस कालखंड की रचनाओं को पढ़ा जा सका है अच्छे ढंग से। और तो इस प्रकार से हम लोग तरक्की करते आए हैं। अब अगर हम बात करें कुछ अन्य संस्कृतियों की, ये तो संस्कृतियां ठीक है, सैंधव संस्कृति और वैदिक संस्कृति अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ और भी ऐसी संस्कृतियां हैं जो काफी मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखते हैं कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, ये संस्कृति राजस्थान वाले इलाके में थी। ये संस्कृति महाराष्ट्र वाले इलाके में थी। ये संस्कृति मध्य प्रदेश वाले इलाके में थी। और ये संस्कृति भी महाराष्ट्र वाले इलाके में थी। दरअसल ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल से भी कुछ कुछ संबंधित हैं ये संस्कृतियां। हालांकि ये पाषाण कालीन संस्कृतियां नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि कुछ एरिया में थे, लेकिन तांबा वगैरह का प्रयोग करना ये लोग सीख गए थे, इसलिए इनको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां भी इनको कहा जाता है। तो यह कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति के समानांतर पाई जाने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृतियां। तो ये जो संस्कृतियां हैं ये समसामयिक संस्कृतियां थीं, जो उस संस्कृति के साथ साथ समानांतर तौर पर अस्तित्व में रहीं। इस प्रकार हम लोग प्राचीन भारत को वर्गीकृत करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। और हर कालखंड से कुछ विशिष्टताएं जुड़ी हुई हैं, कुछ चीजों के आविष्कार जुड़े हुए हैं, कुछ अनाजों का उत्पादन, कुछ विशिष्ट प्रकार के मृद भांडों का निर्माण, कुछ विशिष्ट जीवन शैलियां, कुछ नदियों के नाम, इस प्रकार से हर कालखंड से जुड़े हुए हैं, इनके नाम जुड़े हुए हैं। और अगर इतिहास को सचमुच हम लोग समझना चाहते हैं, उस दौर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लोगों को जानना होगा कि उस काल में लोग क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के पर्व त्योहार मनाते थे। और वो तमाम चीजें जो इनसे जुड़ी हुई हैं हम लोगों को समझनी पड़ती हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की विकास यात्रा देखी। अब हम लोग आगे की जो पढ़ाई है अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।